हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र तृतीय में आपके 5 टॉपिक हैं। बेसिकली 5 टॉपिक्स में क्या क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। इन 5 ही विषय वस्तुओं का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का मतलब है कि यहाँ पर मैं विश्लेषण करूँगा। विश्लेषण पिछले 5 वर्षों के आधार पर होगा। तो यहाँ पर आज की जो विषय वस्तु है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यूपीएससी में जो सिलेबस दिया हुआ है, यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के पूछने का आधार क्या रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे, अध्ययन स्रोत देखेंगे और आपके पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी को, उसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विषय वस्तु है वो अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड में दी गई है यूपीएससी के सिलेबस में, और इतना डिटेल्ड में कि कोई भी टॉपिक बेसिकली वो नहीं दिए हैं अभी तक के जितने भी हमने टॉपिक्स को देखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इनको बहुत संक्षेप में लिखा है, फिर भी यहाँ पर देखिए तो आधे से ज़्यादा बोर्ड यहाँ पर भरा हुआ है उनके सिलेबस को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी विश्लेषण में आपको बताऊँगा क्या क्या और चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन विषय, विकास, रोजगार एवं समावेशी विकास। यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आपको पूरी बैंकिंग सिस्टम पढ़नी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर मनी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बीमा है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक्स आते हैं, एचआरडी का टॉपिक आता है, जीडीपी जैसी चीज़ें हैं, मूलभूत और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के समझने होते हैं। तो लिखा बहुत छोटे से 2-3 लाइनों में टॉपिक्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके कम से कम यहाँ पर अगर हम डिफाइंड करके पढ़ें जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक इकोनॉमी के आते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है, दूसरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है और तीसरा यहाँ पर हम एचआरडी का टॉपिक भी इसके अंतर्गत देखते हैं। एचआरडी आर्थिक मानव संसाधन विकास को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संसाधन का विषय लिख दिया है, तो मानव संसाधन विकास की विषय वस्तु को पूरा यहाँ पर परखते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता है, योजनाओं की बात करता है, विकास एवं रोजगार की बात करता है। यहाँ पर साथ ही समावेशी विकास की बात करता है। तो समावेशी विकास किस तरीके से आपको प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर उसके अंतर्गत या भी जो संस्थाएँ हैं, संस्थाएँ कौन सी हैं? बैंकिंग सिस्टम है, तो पूरी बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ता है। मुद्रा होनी चाहिए, रोजगार विषय, अर्थव्यवस्था है, अर्थ का मतलब होता है मनी, तो पूरे मनी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो इस लिहाज से अपने आप में जो सिलेबस है ये काफ़ी डिटेल्ड में रहता है। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की प्रकृति को देखूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ना कि सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी। चलिए देखते हैं कि 2015 से 2019 की समयावधि में इस टॉपिक से आपको कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन विषय, रोजगार से देखते हैं। इसमें देखिए प्री में 4 क्वेश्चन है, 15 में, 16 में 6 क्वेश्चन है, 17 में 8 क्वेश्चन है, 18 में 10 क्वेश्चन है और 19 में 11 क्वेश्चन है। तो अपने आप में इसकी प्रकृति लगातार बढ़ती गई, 4 से स्टार्ट हुआ है और अभी यहाँ पर 11 क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से देखे गए। इस टॉपिक में मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने इसमें बैंकिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं, एचआरडी का टॉपिक का क्वेश्चन डाल रखा है, प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन। 3 टॉपिक का सम्मिलित रूप से यहाँ पर ये 3 का मिलाकर आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ ही अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का जो विषय वस्तु है यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे, 16 में 4 आए हैं, 17 में 2 आए हैं, 18 में 1 आया और 19 में भी 1 आया है। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक समावेशी विकास है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम सारी चीज़ें उसमें भी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर समावेशी विकास को लेकर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्री में नहीं आया है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समावेशी विकास से बनता हुआ दिखाई देता है। तो अपने आप में अगर हम दोनों ही विषय वस्तुओं को मिलाकर देखें तो इनको पढ़ते समय आप 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पर 3 है, 5, 3, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे टॉपिक पर पहुँचते हैं जिसमें लिखा है सरकारी बजट। सरकारी बजट के अंतर्गत यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की यहाँ पर पूरी समीक्षा की जाती है। यहाँ पर न सिर्फ आपको बजट को पढ़ना पड़ता है बल्कि यहाँ पर आपको इकोनॉमी जो सर्वे आता है उसको भी वहाँ पर अध्ययन करना होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा बजट में प्रस्तुत की गई सभी प्रकार की विषय वस्तुओं का एक विश्लेषण करना होता है। जैसे कि यदि उन्होंने कर प्रणाली में कोई परिवर्तन कर दिया है तो पूरी आपको कर प्रणाली को पढ़ना पड़ेगा, कर के ढांचे को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर उसके उतार चढ़ाव, समस्या, परिस्थितियाँ इत्यादि चीज़ों का वहाँ पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। तो संक्षेप में सिर्फ सरकारी बजट लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो पूरा पब्लिक फाइनेंस अर्थात लोक वित्त की पूरी व्यवस्था वहाँ पर उसको अध्ययन करना पड़ता है।
इस आधार पर इस टॉपिक को यदि हम देखें तो प्री के लिहाज से अगर मैं पिछले 5 सालों में देखे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए 2015 में 2 क्वेश्चन है, 16 में 1 है, 17 में 2 है, 18 में 4 है और 19 में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर सरकारी बजट से नहीं पूछा गया है। लेकिन बजट हर साल आता है और हर साल आपका यूपीएससी का पेपर भी होता है, इस लिहाज से यहाँ पर कंपलसरी रहता है कि आपको बजट से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मेंस के लिहाज से यदि हम बात करें तो 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16 में एक क्वेश्चन है, 17 में क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन और 19 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको सरकारी बजट से सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से सिर्फ बजट और इकोनॉमी सर्वे का अगर टॉपिक आप कवर अप करते हैं तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन प्री के और ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चन आपको मेंस में कवर हो जाएगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं कृषि को उन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कृषि से संबंधित सभी प्रकार के पहलू इसमें आएंगे, चाहे वो रोजगार हो, उद्योग हो, प्रणालियाँ हो, सहायकी हो, सस्यन हो, सिंचाई हो, सरकारी योजनाएं हो, उनके प्रभाव हो, पशुपालन हो। तो इससे संबंधित जो भी प्रकार कृषि से संबंधित हर एक पक्ष को यहाँ पर इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और इतनी बड़ी विषय वस्तु का अध्ययन करने के पश्चात काफ़ी सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको पूछे हुए दिखाई देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 2015 में यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन है, 16 में 2 क्वेश्चन है, 17 में 3 है, 18 में 4 है, 18 में यहाँ पर 4 है, 19 में यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया और मिनिमम यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 से 5 के बीच यहाँ पर आपको कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंस के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन 2015 में है, 16 में भी 4 क्वेश्चन है, 17 में भी 4 क्वेश्चन है, 18 में 3 है और 19 में 3 है। तो मेंस में एक बड़ा कह सकते हैं इकोनॉमी के पोर्शन में ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि अगर 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके सिर्फ कृषि से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए कृषि के टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें कवर करना चाहिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसके अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का टॉपिक आता है, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो प्राथमिक उत्पाद होता है उसका किस तरीके से हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना, नियम, शर्तें, कानून, प्रविधियाँ और उसको किस तरीके से सभी लोगों तक पहुँचाने जैसे सभी प्रकार की क्रियाविधियों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। प्री में यहाँ पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया और मेंस में भी क्वेश्चन जो डायरेक्टली आए हैं वो कुछ ही सालों में आए हैं, रेगुलर रूप से वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए प्री में आपको किसी भी साल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखाया देता है। मेंस में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया था, उसके बाद 18 और 19 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना होने के कारण भी अपने आप में इतना एफर्ट रखता है कि समटाइम जो अगर क्वेश्चन बन सकता है तो 18-19 में तो लगातार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद भारत में भूमि सुधार को लेकर यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों, वो भी एक बार, वो भी प्री में, और मेंस में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावों की अगर चर्चा करें तो इससे भी पिछले 5 सालों में प्री और मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते हुए दिखाई देते हैं, सिवाय 1 साल में क्वेश्चन बना था, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मेंस में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ प्रभाव, औद्योगिक नीति के परिवर्तन, ये सभी इसी के अंतर्गत टॉपिक आता है। वो भी जो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली औद्योगिक नीति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक नीतियों से संबंधित यहाँ पर डायरेक्टली मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपका मेंस में यहाँ पर पूछा गया 2015 में, 16 में भी यहाँ पर आपको 17 में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया और मेंस में यहाँ पर 2 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ यहाँ पर 15 में और 17 में। जबकि अगर मैं प्री की बात करूँ तो 2016 में और 2019 में यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं औद्योगिक नीति और इससे संबंधित परिवर्तनों की प्रकृतियों को देखते हुए। इस तरीके से अगर सम्मिलित स्वरूपों की बात करें, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था प्रभाव और औद्योगिक नीति के उस पर होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हैं सम्मिलित टॉपिक में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हुए दिखाई देते हैं। समटाइम 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पर बनते हैं और वो भी यहाँ पर रेगुलर रूप से नहीं आते हैं। समटाइम जिस वर्ष में किसी प्रकार के नए कानून चीज़ों में परिवर्तन लेकर आया जाता है औद्योगिक नीतियों के संबंध में, वहीं पर ये क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बुनियादी ढांचा का टॉपिक जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, जिसमें आपका ऊर्जा, संचार, ये सारे परिवहन, ये सारे टॉपिक आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो प्री में 1 क्वेश्चन आया है 2015 में, 16 में 1 भी नहीं है, 17 में 1 क्वेश्चन है, 18 में 1 भी नहीं है और 19 में 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो भी रेगुलर नहीं पूछा जाता है।
मेंस की अगर मैं बात करूं तो 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16 में भी यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं है, 17 में एक क्वेश्चन है, 18 में एक क्वेश्चन है और 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मेंस में भी आपको यदा कदा ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक ही क्वेश्चन बनता हुआ है। निवेश मॉडल को लेकर कभी कोई क्वेश्चन ना ही प्री में पूछा गया और ना ही मेंस में। तो अगर हम देखें अपने आप में बेसिकली इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर 6 पिलर्स की मैं बात हमेशा करता हूँ। अगर आपने मेरी वर्कशॉप क्लास देखी होगी, वर्कशॉप क्लास 1 जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक विषय वस्तु को किस तरीके से पढ़ा जाता है इसको लेकर चर्चा की थी, जिसमें इकोनॉमी को मैंने बताया था किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसमें यहाँ पर अगर 6 टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, इस पूरी विषय वस्तु को हम 6 पार्ट में डिवाइड करके पूरा अध्ययन कर सकते हैं। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं नाम देता हूँ, अर्थात वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हम मनी पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हैं, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस पढ़ते हैं, साथ ही आपको शेयर मार्केट को पढ़ते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो विषय वस्तु बनता है वहाँ पर हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, चौथा टॉपिक यहाँ पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, पांचवा जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और छठा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। इसी के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरीके से सभी जो विषय वस्तु है 6 पार्ट में डिवाइड करके इकोनॉमी को बहुत अच्छे से फिनिशअप किया जा सकता है। लेकिन फिनिश करें कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से सारे टॉपिक्स को? तो देखिए जो आपका स्रोत है, आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है, 11th और 12th की पढ़नी है। 11th जो है तो बेसिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको क्लियर करता है और 12th जो होता है वहाँ पर आपको विषय वस्तु की एक समष्टि और व्यष्टि इकोनॉमी के वहाँ पर बेसिक डिमांड सप्लाई और थोड़ी सी जो होती है अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को वहाँ पर क्लियर करता है। तो उससे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको 11th और 12th की इकोनॉमी यहाँ पर ले लेनी है। बुक की बात करें तो आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, अच्छी बुक है, चीज़ों को सरल तरीके से बताया उन्होंने, परिभाषित अच्छा किया हुआ है, एग्जांपल्स भी कई हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं इकोनॉमी की। इसके अलावा बहुत सारे नए नए बिजनेस इकोनॉमी को लेकर एक कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, समटाइम आपको वर्ड ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसका आपको कोई मतलब नहीं पता होता है। तो इन सभी चीज़ों की एक समझ विकसित करने के लिए आप बिजनेस स्टैंडर्ड नामक न्यूज़पेपर आता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं अपनी वहाँ पर इकोनॉमिकल वोकैब को अच्छी करने के साथ ही इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर रखने के लिए जो नए चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हों। और इसके अलावा करंट मैगजीन जो कि विषय वस्तु के विभिन्न आयामों की परिचर्चा करता हुआ इकोनॉमी के टॉपिक को आपको बता और समझा सके और पढ़ सके। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी, इसके अलावा एक बुक रमेश सिंह की, साथ ही यहाँ पर एक न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड और साथ ही यहाँ पर करंट एक मैगजीन आपको फॉलो करनी है। इस आधार पर चाहे आपको एक संपूर्ण तरीके से आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें प्री और मेंस का दोनों का है, साथ ही सिलेबस की चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने यहाँ पर स्रोत की चर्चा कर ली। अब लास्ट में 2 चीज़ें बचती हैं। पहला कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए प्रश्नों की प्रकृति बहुत अजीब सी नहीं है, बहुत सरल है। सरल कहने का ये सेंस है कि सिलेबस से डायरेक्टली इंटर कनेक्टेड रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ बजटीय घोषणाओं से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बजट में जीएसटी का उल्लेख कर दिया गया या कोई संशोधन करते हुए वहाँ पर चीज़ों को एडअप कर दिया गया है, तो वहाँ पर या फिर सरकार ने किसानों के लिए कोई योजना शुरू कर दी है, तो उसको लेकर डायरेक्टली यहाँ पर बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी का पूरा एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में जो एक विषय वस्तु है सिर्फ उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं जा सकता है। दूसरा है कृषि संबंधी सीधे सीधे टॉपिक पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कृषि, जैसे कि एमएसपी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सुपर बाजार की क्या भूमिका हो सकती है कृषिगत विकासों को लेकर या कृषिगत उत्पादों को वितरण को लेकर। इसके अलावा एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, उसको किस तरीके से बेहतर क्या है लागू किया जा सकता है। इसके अलावा संविदा कृषि क्या होती है और फसल बीमा योजना हो गए, और साथ ही वहाँ पर इनसे संबंधित जो होते हैं उनके प्रभाव और मूल्यांकन इत्यादि की चर्चा करते हुए आपका कृषि से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा सरकारी प्रयासों की चर्चा की गई है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं उसे बेहतर करने के संदर्भ में, या फिर अनाज वितरण प्रणाली को सरकार किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने में सफल रही है या असफल रही है, उसके क्या कारण रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जहाँ पर सरकार के प्रयासों को लेकर एक समीक्षा करता हुआ वहाँ प्रश्न दिखाई देता है। इसके अलावा समावेशी विकास को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं, जैसे कि समावेशिता और संधारणीयता को साथ साथ समावेशित किया जा सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट दोनों का यदि आपको क्लियर है, समावेशी क्या होता है, संधारणी क्या होते हैं, तो वहाँ पर एक अंतर संबंधित आपको स्थापित करना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का अंतर संबंध विभिन्न विषयों से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी और मुद्रास्फीति
को लेकर क्वेश्चन इंटरलिंकिंग करता हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और रोजगार समृद्धि से इंटररिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन को इंटररिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अंतर संबंधित जो थी भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ टॉपिक्स को लेकर वहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि श्रम सुधार किए गए भारत सरकार के द्वारा, तो श्रम सुधारों को लेकर उद्योगों की औद्योगिक नीति किस तरीके से प्रभावित होगी, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इत्यादि चीज़ों के पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए प्रश्न हैं। साथ ही योजना आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया या फिर मेक इन इंडिया जैसे योजनाएं हैं, तो उसको लेकर भी वहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन की जो प्रकृति है अपने आप में कई अलग अलग आयामों, कई अलग अलग विविध तथ्यों को लेकर है, जिसमें सरकारी प्रयास हैं, समावेशी विकास है, अर्थव्यवस्था अंतर संबंध है, उद्योग हैं, योजनाएं हैं, कृषि हैं और बजटीय घोषणाएं जैसे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस विविध प्रकार की प्रश्नावलियों को और इतने विविध प्रकार के आपकी इकोनॉमिकल टॉपिक्स को आपको पढ़ने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस आधार पे आपकी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अध्ययन रणनीति जो होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने किस तरीके से अध्ययन आपको करना चाहिए इसको वर्कशॉप क्लास 1 में आप जरूर जाकर देखिएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। तो वहाँ पर जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया है उनको पता है कैसे पढ़ना है, जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। साथ ही आपको वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है विथ चीज़ों को बोर्ड पर समझा के। तो आप उस वीडियो को वर्कशॉप क्लास 1 को जरूर जाकर देखें, वहाँ पर इकोनॉमी या को कैसे पढ़ा जाता है, क्या आधार होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर अध्ययन की जो रणनीति है, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, इकोनॉमी का आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इसलिए आपकी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 11th और 12th। जैसे कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपके बहुत क्लियर होते हैं। सप्लाई डिमांड क्या है, मार्केट कैसे प्रभावित होता है, मुद्रास्फीति क्या है, उसके प्रभाव क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप वहाँ पे इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहला जो चरण होगा इकोनॉमी पढ़ने का, सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें और एनसीईआरटी में जो टॉपिक है उसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं हर कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझिए और कोशिश करिए इकोनॉमी को पढ़ते समय उसको हाल फिलहाल की घटनाओं में देखने की कोशिश कीजिए कि जीडीपी है तो जीडीपी क्या आप हाल फिलहाल जो होता है न्यूज़पेपर में आता जाता रहता है। तो वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो हाल फिलहाल अगर जीडीपी आपने पढ़ ली तो उस जीडीपी का आप अपने ऊपर या आसपास की स्थितियों के आधार पर उसको इंटरलिंकिंग करके पढ़ें। या फिर कृषि के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कृषि को अपने गाँव के एक पर्यावरण में जाकर सोचिए कि गाँव में हाँ भी किसान है, वो ऐसे काम करता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये नीति अगर उसके पास पहुँच जाती है तो वहाँ पर उसको क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इकोनॉमी को पढ़ते समय उसके व्यवहारिक पहलू को ज़रूर लागू करें, उसके व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ उसको अगर आप जोड़ देंगे तो बहुत आसान हो जाता है। इकोनॉमी आप जब भी पढ़ें और आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हों, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो हर एक चीज़ को वहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है कि उसको किसी न किसी व्यवहारिक परिस्थितियों से जोड़ कर पढ़ें, उसके व्यवहारिक उदाहरणों को साथ पढ़ें। ऐसा कर लेने से आपका इकोनॉमी कभी भूलेगा नहीं। इकोनॉमी का वो कॉन्सेप्ट जो है, आपको वो किताबी जो नॉलेज है, ज्ञान है या जो शब्द हैं वो भूल जाएगा, लेकिन यदि आपने उसको व्यवहारिक स्वरूप से जोड़ लिया है तो वो आपको वो उदाहरण कभी नहीं भूलेगा। तो वो उदाहरण यदि आपको याद रहेगा तो आप परिभाषा अपने स्तर पर अपनी भाषा में उसे फिर से लिख सकते हैं। और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी किताबी ज्ञान की नॉलेज को ही लिखें, बल्कि सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप उसे अपनी शब्दों में भी बस इकोनॉमिकल वर्ड अगर आप यूज करते हैं तो बेहतर होता है। इसलिए किताबी ज्ञान जितना आप करेंगे तो वो आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी और उस आधार पर चीज़ें आप बेटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंटरलिंकिंग करता हुआ पढ़ना। इंटरलिंकिंग क्या होता है वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। बेसिकली इंटरलिंकिंग हम सब्जेक्ट वाइज भी करते हैं और दूसरा हम टॉपिक वाइज करते हैं। सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या, इकोनॉमी का ज्योग्राफी के साथ संबंध हो गया, इकोनॉमी का हिस्ट्री के साथ संबंध हो गया, इकोनॉमी का आईआर के साथ संबंध हो गया, इकोनॉमी का राज्य व्यवस्था के साथ संबंध हो गया। तो वहाँ पर जो भी संबंध, अब कहेंगे सर इकोनॉमी का राज्य व्यवस्था का क्या संबंध है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमी में जो भी अब श्रम कानूनों में सुधार करना है तो वहाँ पे संशोधन कानून लेकर आना पड़ेगा और वो संसद के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं। जीएसटी नया कर लाना पड़ेगा तो वो भी संसद के थ्रू ही आएगा, कानून बनाकर आएगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं वो आपका इकोनॉमी का वहाँ से आपको इंटरकनेक्ट करती हैं। साइंस एंड टेक से जुड़ता है कैसे, अब कृषि के क्षेत्रों में नई कृषि प्रणालियों को लागू करना है, वहाँ पर नई फसलों को उगाना है, हाइब्रिड बीजों को लेकर आना है, तो वहाँ पर आपका किससे इंटरकनेक्ट हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। इसी तरह इकोनॉमी का भूगोल के आधार पर इंटरकनेक्शन होता है कैसे, कि वहाँ पर किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल हो सकती है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे, किस प्रकार के क्षेत्रों में क्या आपके कानून होने चाहिए, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जा सकता है, मौसम कहाँ पर कैसा रहता है। तो वहाँ पर आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो इकोनॉमी है
वो सब्जेक्ट वाइज भी आपका इंटरलिंकिंग करता है, अलग अलग सब्जेक्ट साथ इंटरलिंकिंग करता हुआ पढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जरूर देखें कि यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक का क्या अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ वहाँ पर इंटरलिंकिंग हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है और किस पहलू का हो रहा है। जरूरी नहीं कि सभी पहलुओं का वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंकिंग होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि किसी पहलू का किसी भी सब्जेक्ट के साथ वहाँ पर इंटरलिंकिंग ना हो रहा। तो उसको खोजने की जरूर प्रकृति देखिएगा कि वहाँ पर क्या क्या उससे जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज यदि आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो दूसरा होता है टॉपिक वाइज चीज़ों को स्टडी करना, इंटरलिंकिंग करना। जैसे कि यहीं पर अगर हम देख लें कि कृषिगत उपायों को लेकर बात कर लें तो कृषि हो गया, कृषि से आपका किसान जुड़ता है, कृषि से वहाँ पर आपको जो होता है मशीनें, उद्योग जुड़ता है, कृषि से ही वहाँ पर आपको जो होता है सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं भी वहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, कृषि से ही आपका बैंकिंग सेक्टर लोन देकर जुड़ जाता है। तो वहाँ पर क्या है, यही टॉपिक एक कृषि को पढ़ रहे हैं, लेकिन कृषि के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमी के दूसरे अन्य जो सब टॉपिक्स हैं वो भी इसके साथ क्या होंगे, इंटरलिंकिंग हो रहे होंगे। तो उसको भी उस आयाम से फिर अलग अलग सब टॉपिक्स के साथ भी उसको वहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा, सब्जेक्ट को पढ़ते हुए सब्जेक्ट वाइज अर्थात मल्टी सब्जेक्ट्स के साथ उसको स्टडी करनी है और मल्टी टॉपिक वाइज भी उसको स्टडी करनी है। इस तरीके से तीसरा यहाँ पर चीज़ें हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर, जब आपको इस तरीके का मल्टी सब्जेक्ट या मल्टी टॉपिक आप कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके व्यवहारिक स्वरूप के लिए एग्जाम्पल अपने ज़रूर क्रिएट करें और उसको व्यवहारिक स्तर पर उसको वहाँ पर जोड़ें ताकि वो चीज़ें आपको हमेशा याद रह सकें। एट द लास्ट यहाँ पर करंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और इसलिए इकोनॉमी का लगातार आप करंट देखते रहिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड बोला है। डेली न्यूज़पेपर एक लगवा लीजिए और वहाँ पर उसको फॉलो अप करते रहिए। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर वो चीज़ें आपकी करंट के साथ है, आपकी जो विषय वस्तु आती रहेंगी उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते रहेंगे। नए कॉन्सेप्ट जो डेवलप होंगे, नए शब्द जो आएंगे वो भी आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिकल आपके वर्ड अच्छे हो जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर आपका करंट भी वहाँ पर अच्छा रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, तैयार रहेगा और उसको आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। एट द लास्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें सुझावात्मक स्थितियों पर कि पहली चीज़ मैंने पहले 2 बार बोल चुकी, तीसरी बार और बोल देता हूँ कि यहाँ पर इकोनॉमी को कैसे पढ़ना है और अच्छे समझने के लिए वर्कशॉप क्लास 1 जरूर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर वो सारी चीज़ समझाई गई हैं। जिन्होंने नहीं देखी उनकी बात है, जिन्होंने देख रखी कोई बात नहीं है, आपको पता है। दूसरा चीज़, अपने नोट्स स्वयं बनाते हैं और नोट्स तब बनाइएगा जब आपको कोई चीज़ क्लियर हो जाए। बिना जब तक कोई चीज़ क्लियर ना हो अपने नोट्स में कोई भी पॉइंट वहाँ पर नहीं लिखना है। और जब भी अपने नोट्स में आप लिख रहे हो तो अपने एग्जाम्पल जरूर यूज़ करें ताकि वो आपको याद रह सकें। तीसरा यहाँ पर काम करना है, इकोनॉमिक अगर यही पर आपने अध्ययन कर लिया है तो वहाँ पर उसे ड्रॉप नहीं करना है, बल्कि उसे कम से कम उस विषय वस्तु को छोड़ने से पहले, किसी अन्य विषय पर जाने से पहले कम से कम ज़रूर ये ध्यान रखें उसका 2 बार रिवीजन ज़रूर करिए। क्योंकि इकोनॉमी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यदि वहाँ पर 1-2 बार एक ही बार पढ़ के वहाँ पर आपने लिख के रख दिए अपने नोट्स, तो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगेगा, फिर से आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए एक बार कंप्लीट करने के बाद उसे 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद उस चीज़ को अगर आपको समय के लिए रख भी देते हैं तो वापस से जब आप आएंगे तो अच्छी चीज़ें क्लियर रहेंगी। साथ ही वहाँ पर आपके खुद के एग्जाम्पल और नोट्स होंगे, तो वहाँ पर जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को क्लिक करेगा और आपको याद आ जाएगा। और एट द लास्ट यहाँ पर मेन सेंसर राइटिंग आपको करते रहनी है। जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी समझ बन जाती है और आपको लगता है कि वहाँ पर चीज़ें बेटर आउट हैं, तो वहाँ पर अपने आप को जांचने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कोई भी क्वेश्चन को लीजिए और उनको हल करने की कोशिश कीजिए बिना अपने नोट्स को देखे और पढ़े हुए। और एट द लास्ट मैं वो कहूँगा वोकैब अच्छी ज़रूर करनी है। इकोनॉमिकल जो होते हैं, वोकैब जो होती है वो कई बार परेशान करती है। मैंने क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों को भी देखा है कि वहाँ पर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, समटाइम जो हिंदी में लिख के आते हैं वो बहुत समझ में नहीं आते हैं और समटाइम आपकी इंग्लिश भी अगर अच्छी नहीं है तो इंग्लिश के भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे स्थिति में आप अभी से जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उन शब्दों का मतलब क्या होता है ये भी बिना जाने आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था विषय वस्तु को देखा, सिलेबस को देखा, प्रश्नों की प्रकृति को देखी, प्रश्न कितने पूछे गए हैं उनको देखा, स्रोत की यहाँ पर जानकारी दी और कैसे पढ़ा जाना चाहिए उसकी चर्चा कर ली। साथ ही कुछ मिसलेनियस चीज़ों के बारे में भी बता दिया गया है, तो इसको आप फॉलो करें। फॉलो करने के साथ सारी चीज़ों को लागू करिएगा, पढ़िएगा और अपना जो भी बाकी अगर कोई डाउट्स होंगे, कोई चीज़ें हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर उससे संबंधित चीज़ों की चर्चा ज़रूर करूँगा। हो सकेगा कुछ चीज़ें आपको कैसे बनाना है, मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं कोई ना कोई यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनमें अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर, उसकी पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक्स को लेकर वहाँ पर पढ़ाऊँगा भी और साथ ही बताऊँगा कि यहाँ पर आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी ही गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बार
तक सिलेबस का विषय वस्तु खत्म हो जाए, फिर हम वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स को लेकर। गुड लक।